दोस्तों जस्ट इसी स्लाइड का रिकॉर्डिंग हो रहा था तो कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था कैमरे में, जो अब ठीक हो गया है। तो मैं उसे भी अपलोड कर दिया हूँ, आप देखेंगे। उसके ठीक तुरंत बाद मैं कंटिन्यूड का ये उसमें लगा दूंगा, लिख दूंगा। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा था। एक्सप्लेन जस्ट इसका पिछला वीडियो में क्वेश्चन टैग के बारे में चर्चा की गई थी। क्वेश्चन टैग का चर्चा हुआ कैसे, कहा गया था कि कॉमन जेंडर प्रोनाउंस जो होते हैं एनीवन, समवन, एनीबॉडी, समबडी, नोवन, नोबडी, ये सब जो कॉमन जेंडर प्रोनाउंस कहलाते हैं, इन प्रोनाउंस के बारे में लिखा हुआ था कि अगर इनको सब्जेक्ट के जैसा आप यूज कीजिएगा तो इनके लिए अगर पोसेसिव केस बनाना पड़ा, मतलब इनसे किसी का संबंध बनाना पड़ा, तब पोसेसिव केस में हिज का यूज करते हैं, देयर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। किसका यूज करते हैं? हिज का। हम लोग हिज का यूज करते हैं, देयर का यूज नहीं करते हैं। समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोवन, नोबडी, इन सब में। लेकिन बोला कि अगर पोसेसिव केस के अलावे आपको क्वेश्चन टैग बनाना पड़े तब ही का यूज नहीं करके देयर का यूज कीजिएगा। मतलब ही का यूज करने का मतलब क्या है? ही का हिज होता है। जैसे लिखा हुआ रहेगा सेंटेंस कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। प्रत्येक लोग को अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे? एवरीवन शुड हेल्प हिज फ्रेंड्स। एवरीवन शुड हेल्प हिज फ्रेंड्स। देयर फ्रेंड्स का यूज नहीं करेंगे। एवरीवन शुड हेल्प देयर फ्रेंड्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग की बात आएगी तो फिर हम ही का जैसे हिज यूज किए अभी, वैसे ही वहां पे ही का यूज नहीं करेंगे, वहां पे दे का यूज करेंगे। जैसे एवरीवन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। पहला सेंटेंस ये होगा, एवरीवन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। लेकिन क्वेश्चन टैग जब लगेगा तो होगा हैवेंट दे आएगा, ही नहीं आएगा। लेकिन शुरुआत में क्या रहा है? हिज वर्क। तो उसी में वो पिछला वीडियो में जस्ट इसका पिछला जो है मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसमें डाल दूंगा, ए बी करके। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। पिछला का जस्ट कंटिन्यूएशन ये रहेगा, है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया, ये सारा कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब उसी से आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि क्वेश्चन टैग आखिर होता क्या है। तो आप समझिए इसको कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे वाज लिखा हुआ है ना, वाज को आगे लगाए, ये नेगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट लगाए और सब्जेक्ट लगा दिए। ये डिटेल में पूरा यहाँ पे सारा एग्जाम्पल पिछला वीडियो में दिया हुआ है। मैं बता रहा था जब खराबी आई कैमरे की, उससे पहले मैं बता रहा था कि आखिर क्वेश्चन टैग का यूज क्या होता है। तो जैसे आपको कोई कहता है कि ये भी, जैसे मान लीजिए हम 3 लोग हैं, है ना, राम, श्याम, मोहन है। तो राम श्याम को कह रहा है मोहन के बारे में कि ये भी आज पटना जा रहा है, जा रहे हो ना। फिर डायरेक्टली जब आप श्याम से पूछ रहे हैं तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। पिताजी के बारे में आप माता जी को कहो कि मम्मी पापा आज मेरे लिए गाड़ी लाएंगे, फिर पापा की तरफ मुंह करके बोलिए लाएंगे ना। तो ये जो पापा से सवाल पूछा जा रहा है यही क्वेश्चन टैग है। मतलब जो सेंटेंस हमने बोला उसी को अब एक सवाल पूछने के लिए टैग कर दिया आपसे। क्वेश्चन को टैग किया गया किससे? एक वाक्य हमने बोला उससे। राम आज मुझसे मिलने आ रहा है ना। इजंट ही मतलब नहीं आ रहा है ना, ऐसा जो हम लोग आम भाषा बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन टैग होता है जिसको इंग्लिश में हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, यहां तक तो जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए थे उसमें जो था वो बिना नॉट वाला था, तो इसका नॉट लग के बनता था क्वेश्चन टैग। लेकिन अब अगर दिया गया सेंटेंस में ही नॉट लगा रहे हैं तब क्या करेंगे? तो क्वेश्चन टैग में हम नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे द मैनेजर विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पे क्या है?
क्या रूल है, क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने के लिए? तो हेल्पिंग वर्ब को निकाल लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने निकाल लिया। उसके बाद इधर नॉट रहेगा तो इधर नॉट नहीं लगेगा, इधर नॉट नहीं रहेगा तो इधर नॉट लगेगा। यहाँ पे तो नॉट है तो इधर में नॉट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो अब क्या चाहिए? अब सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? द मैनेजर। इसको अगर हम मैस्कुलिन मान के चलते हैं तो यहाँ पे लिखाएगा ही, तो डायरेक्ट विल ही। तो ये जो सेंटेंस है इसको एक क्वेश्चन में टैग करके लिखा गया है। क्या? विल ही। किसके लिए लिखा गया है? इसके लिए, द मैनेजर विल नॉट हेल्प यू, विल ही। तो अब आप किसी को कह रहे हो कि जानते हो हमको मैनेजर बोल रहा था कि उनका काम नहीं हो पाएगा, लगता है मैनेजर तुमको नहीं हेल्प करेगा। करेगा, तुमको लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना कि करेगा, क्या तुमको लग रहा है? तो द मैनेजर विल हेल्प यू, ये हुआ सेंटेंस। अब उसके बाद जो उसी सेंटेंस से जोड़ के सवाल पूछते हैं कि करेगा हो, तुमको क्या लग रहा है, मतलब हमको लग रहा है नहीं करेगा, करेगा क्या? तो ये करेगा क्या जो पूछते हैं, यही उस दिए गए वाक्य के लिए क्वेश्चन टैग रहा कि एक वाक्य बोला उसके साथ फिर डाउटफुल क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग मेरे हिसाब से कोई भी सेंटेंस का रहेगा तो आप बना दोगे। इधर देखिए फिर से लिखा हुआ एक, सुषमा डज नॉट टेल ए लाई। तो डज नॉट में से डज ले लिए यहाँ पे, इधर नॉट पहले से लगा हुआ है तो इधर नॉट नहीं लगाएंगे, तो डज के साथ खाली सब्जेक्ट लिख दिए और प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटरोगेशन लिख दिए, तो हो गया क्वेश्चन टैग। फिर लिखा हुआ यू आर नॉट गोइंग, आर यू, तो यहाँ पे आर ले लिया हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को रखा, क्योंकि नॉट इधर लगा हुआ है तो उधर नॉट नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था। अब आप आगे देखिए, अगला पॉइंट कहता है कि जैसे आप वेरी मच का यूज करते हैं, मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए और मेनी का होता है काउंटेबल के लिए। जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इसका और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए और मेनी का काउंटेबल के लिए। मच मतलब होता है ज्यादा और मेनी मतलब भी ज्यादा, लेकिन मच वाटर होगा, है ना, मच पेशेंस होगा, मच एंगर होगा, मच गोल्ड होगा, और मेनी बॉयज होगा, मेनी गर्ल्स होगा, मेनी स्टूडेंट्स होगा। जो काउंटेबल होता है उसके साथ मेनी और अनकाउंटेबल के साथ मच होता है। तो जैसे बहुत ज्यादा कहने के लिए आप वेरी मच लिखते हैं ना, तो वेरी मच ये बहुत ज्यादा बता रहा होता है किसको? अनकाउंटेबल नाउन्स को। वैसे ही काउंटेबल में हम वेरी मेनी का यूज कर सकते हैं। आप सुनते कम होंगे, न के बराबर सुनते होंगे, लेकिन आप जानिए कि वेरी मच जैसे होता है वैसे ही वेरी मेनी भी होता है। ये जानकारी ध्यान में रखिए। मच होता है अनकाउंटेबल के लिए, मेनी होता है काउंटेबल के लिए। जैसे राम हैज वॉन वेरी मेनी अवार्ड्स, मेनी अवार्ड्स भी खाली आप लिख सकते हो। जैसे मच इंटरेस्टिंग लिख सकते हो, तो वैसे ही मेनी स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। लेकिन वेरी मच इंटरेस्टिंग लिखते हो तो वैसे ही वेरी मेनी स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। कहोगे ना कि यह मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यह कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ पे जब मच के बाद जो भी एडजेक्टिव आप लिखते हो उसके आगे वेरी लगा के लिखते हैं ना, वैसे ही हम मेनी के बाद जो नाउन लिखते हैं वहां हम मेनी से पहले वेरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मच के बाद नाउन भी लिखते हैं, वैसे ही मेनी के बाद जो अवार्ड्स लिखा हुआ है तो हम मेनी के साथ वेरी भी लिख सकते हैं। जैसे राम हैज वॉन मेनी अवार्ड्स इन स्विमिंग, राम ने स्विमिंग में बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। और बहुत सारे को हम वेरी के साथ भी लिख सकते हैं। मेनी मतलब सारे अवार्ड्स, माने बहुत से अवार्ड्स, और बहुत सारे अवार्ड्स को और ज्यादा एम्फेटिक बनाने के लिए और ज्यादा बताने के लिए हम इसके आगे वेरी का यूज कर सकते हैं। तो इन वन स्टेटमेंट, मोटा मोटी जिसको कहते हैं, मोटे तौर पे क्या कहना है कि जैसे वेरी मच का यूज होता है वैसे ही वेरी मेनी का भी हम यूज कर सकते हैं। ये होता है अनकाउंटेबल के लिए और ये होता है काउंटेबल के लिए। दोनों एग्जांपल्स आपके साथ रखा हुआ है। देयर वाज वेरी मेनी स्टूडेंट्स इन दैट प्रोटेस्ट, वो वाला जो आंदोलन हो रहा था, जो विरोध हो रहा था, उस विरोध में, आंदोलन में बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी को हम वेरी मेनी स्टूडेंट्स भी
कहेंगे। मेनी स्टूडेंट्स भी सही होगा, और मेनी को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए उसके आगे हम वेरी का यूज आसानी से कर सकते हैं। ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है ईच और एवरी। ईच मतलब भी होता है प्रत्येक, और एवरी मतलब भी होता है प्रत्येक, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर क्या है। ईच थोड़ा ज्यादा जोरदार बनाने के लिए है, ज्यादा असरदार। ईच और एवरी दोनों सिंगुलर है और नाउन को प्रत्येक का सेंस देता है। जैसे आप कहोगे एवरी मैन हैज पास्ड, मतलब प्रत्येक आदमी पास कर गया। कोई भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट हो, आप कहिएगा एवरी मैन हैज पास्ड, इसका मतलब होगा प्रत्येक आदमी पास कर गया। और ईच मैन हैज पास्ड में भी प्रत्येक आदमी पास कर गया, लेकिन ईच जो है वो एवरी से ज्यादा थोड़ा ताकतवर माना जाता है सिंगुलरिटी दिखाने में। एवरी ऑल के थोड़ा ज्यादा नजदीक है, एवरी का अर्थ ऑल के थोड़ा ज्यादा नजदीक है। और क्या अंतर है, ईच एडजेक्टिव भी है और ईच प्रोनाउन भी है, लेकिन एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। ईच के साथ ऑफ लगा के हम नाउन लिखेंगे तो प्रोनाउन, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए भी होता है नाउन के लिए, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही होगा, दो के लिए कभी नहीं होता है। और एवरी जो है ऑल के काफी करीब माना जाता है। ठीक है, एक और वर्ड होता है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। तो ये जो वर्ड ऑलमोस्ट लिखा हुआ है लगभग, उसके साथ अक्सर प्रयोग करेगा ईच का या ऑल का। ऑलमोस्ट के साथ अक्सर प्रयोग करेगा ऑल का या ईच का, लेकिन होता किसका प्रयोग है, एवरी का। एवरी का प्रयोग सही होता है ऑलमोस्ट के साथ, ऑल का प्रयोग और ईच का प्रयोग ऑलमोस्ट के साथ। इसके साथ अगर ऑल या ईच लिखिएगा तो वो गलत हो जाता है, उसके साथ क्या लिखना होता है, एवरी। जैसे लिखेंगे ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, ये जो लाइन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला लास्ट वाला लाइन, ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट हैज पास्ड। तो ये जो ईच लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये ईच नहीं होगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एवरी होगा, यहाँ पे ईच के जगह एवरी होगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द बॉयज आर न्यू। तो ऑलमोस्ट ऑल द बॉयज आर न्यू नहीं होगा, होगा ऑलमोस्ट एवरी बॉय इज न्यू। ऑलमोस्ट एवरी बॉय इज न्यू ये सही होगा, ऑलमोस्ट ऑल द बॉयज आर न्यू ये गलत होगा। सही होगा ऑलमोस्ट एवरी बॉय इज न्यू, है ना। कहेंगे ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड। क्लियर है, क्योंकि एवरी हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट के साथ ऑल और ईच का प्रयोग रहेगा तो उसे हम गलत मानते हैं, उसके साथ एवरी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल है दो या दो से ज्यादा वाला, तो लिखा हुआ है देयर आर टू हाउसेस ईच इज ब्यूटीफुल, दो के लिए भी ईच का यूज हुआ। ही हैज एटलीस्ट 10 कार्स, ईच इज अ सुपर कार, उसके पास कम से कम 10 कार है और प्रत्येक कार सुपर कार है, कोई भी नॉर्मल कार नहीं है। तो यहां आप देखिएगा कि 10 कार्स लिखा हुआ है तो भी हमने ईच का यूज कर दिया, और 2 हाउसेस लिखा हुआ है तो भी हमने ईच का यूज कर दिया। लेकिन अगर लिखा रहे द मैनेजर हैड 2 वाइफ्स, मैनेजर को 2 पत्नी था, किसी एक मैनेजर साहब की हम लोग बात करें और कहें उनकी 2 पत्नियां थीं, और उसके बाद अगर लिखें एवरी वाज ए हाउस वाइफ, प्रत्येक पत्नी जो थी वो हाउस वाइफ थी, तो एवरी का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ ईच लिखना चाहिए। सेंटेंस क्या होगा, द मैनेजर हैड 2 वाइफ्स ईच वाज ए हाउस वाइफ, यहाँ पे एवरी का यूज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ईच और एवरी में क्या अंतर होता है, असली अर्थ में कहाँ अंतर आता है ये पता चल गया होगा, और कहाँ कहाँ कैसे यूज करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी आपको पता चल गया होगा। एक बार फिर से सबको देख लीजिए, फिर अगले स्लाइड में आपके लिए अगला यूज लेके आता हूँ। ठीक है ना,
अब इस उदाहरण को लेते हैं, एग्जाम्पल को लेते हैं, पॉइंट को लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। दो बात लिखा हुआ, एक है साइड और एक है इंड। मतलब साइड और इंड दोनों का मतलब किनारा होता है ना। जैसे ये और ये इसके दो इंड्स हैं। ये सड़क है तो ये और ये इसके दोनों साइड्स हैं, होंगे ना। ऐसे अगर सड़क है तो ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है। या ऐसे ले ले तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये दूसरा हो जाता है, एक किनारा इस तरह से। तो अगर हम इन दोनों शब्दों का यूज करते हैं, साइड या इंड का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो दो को जब दिखाना होता है तो साइड या इंड के साथ हम बोथ का यूज नहीं करते। ध्यान रखिएगा, इससे पहले बोथ के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो बोथ का यूज नहीं करते हैं। जैसे कहेंगे राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स और बोथ डू नॉट ड्रिंक। अल्कोहल की बात हो रही है, बोथ डू नॉट ड्रिंक। अल्कोहल जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं कि बोथ डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल। ये सेंटेंस गलत है। बोथ डू नॉट ड्रिंक के जगह पे लिखिए नाइदर ड्रिंक्स अल्कोहल। जहां पे बोथ के साथ नॉट लिखना होगा वहां बोथ के जगह नाइदर लिखिए और आगे से नॉट को हटा दीजिए। बोथ के साथ नॉट नहीं लिखा जाता। बोथ को कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो अगर कहोगे कि राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, बोथ आर नॉट कमिंग ऑन माई मैरिज, तो बोथ आर नॉट कमिंग के जगह पे हम लिखेंगे नाइदर इज कमिंग। क्लियर है? तो एक बोथ का वो यूज बताया था हमने आपको। दूसरा ये है कि अगर दो शब्द लिखा रहे, साइड और इंड, ये लिखा हुआ रहे, तब हम इसमें बोथ का यूज नहीं करके यहाँ पे आइदर का यूज करेंगे। जैसे ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेलवे ट्रैक, मतलब रेलवे पटरी के दोनों किनारों पे पेड़ लगाए गए थे। तो दोनों किनारों को बताने के लिए बोथ साइड्स नहीं, बोथ के जगह पे हम लिख देंगे आइदर। होगा क्या? ट्रीज वर प्लांटेड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। आइदर या ईदर, आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन सही लगे, सही दोनों होता है। जैसे बोथ एंड्स ऑफ दिस पाइप इज डैमेज। कोई भी पाइप है उसको आप देखने गए कि पानी लीक कर रहा है, तो आपने क्या देखा कि इसके दोनों एंड्स जो हैं डैमेज्ड हैं, दोनों एंड डैमेज्ड हैं, दोनों किनारे क्षतिग्रस्त हैं, टूटे हुए हैं। तो क्या लिखेंगे? आइदर इंड। बोथ इंड्स नहीं लिखेंगे, आइदर इंड लिखेंगे। इंड इसलिए क्योंकि आइदर सिंगुलर नाउन लेता है हमेशा अपने साथ, तो इंड रहेगा। बोथ प्लूरल लेता है तो इंड्स लिखा गया। तो यहाँ बोथ का लिखना ही गलत है, इसके चलते इंड्स भी गलत हो जाएगा। और होगा क्या? आइदर इंड ऑफ दिस पाइप इज डैमेज्ड, मतलब इस पाइप का दोनों सिरा, दोनों किनारा डैमेज्ड है, क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है। तो यहाँ पे बोथ का यूज नहीं करेंगे। जहां भी साइड या इंड लिखना हो वहां बोथ नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? आइदर। इसके बाद क्या है? वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इस इंडेफिनिट प्रोनाउन से कैसे सवाल आता है, कहां सवाल आता है? तो सवाल में क्या लिख देगा आपको? जैसे कोई सेंटेंस लिखेगा, यहां पे मैंने लिखा है वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। पूरा सेंटेंस क्या है? वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ऐसा लिखा हुआ है। तो कहता है ग्रामर का रूल कि अगर वन को आपने सब्जेक्ट बनाया, जैसे ही यहां पे रहता, तब इसके साथ हिज का यूज सही होता। यहां पे आई रहता तो यहां माई लिखा जाता, यहां पे सी रहता तो यहां पे हर लिखा जाता। लेकिन वन लिखा हुआ है, तब आप हिज का यूज कीजिएगा या देयर का यूज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। वन का पोसेसिव केस क्या होता है? वन का पोसेसिव केस वंस होता है, ओ या नी में एपॉस्ट्रोफी एस लगा के। तो इसलिए आप यहां हिज मत लिखिए, क्या लिखिए? वंस लिखिए। वैसे ही अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना हो तो इसके जगह पर हिम सेल्फ मत लिखिए, वहां वन सेल्फ लिखिए। जैसे वन कैन नॉट डू एवरीथिंग इन हिज लाइफ, नहीं, क्या होगा? वंस लाइफ।
बाय हिमसेल्फ नहीं, वन सेल्फ, मतलब प्रत्येक आदमी जीवन में सब कुछ खुद के बदौलत खुद अकेला नहीं कर सकता है, उसको आदमियों का जरूरत पड़ेगा, किसी न किसी का जरूरत पड़ता ही है। यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, वन का मतलब होता है कोई भी, हर कोई, किसी का भी एग्जाम्पल आप उठा लो, उसके लिए एक जनरल बात प्रत्येक आदमी के लिए बोला जाए तो हम सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं, वन, ठीक है ना, खाली वन। तो यहाँ वन माने एक नहीं होता, वन माने कोई, हर कोई, कोई भी व्यक्ति को उठा लीजिए, सब के लिए। वन कैन नॉट डू एवरीथिंग इन वंस लाइफ बाय वन सेल्फ। अब जब एरर देगा तो क्या करेगा, लिख देगा वन कैन नॉट डू एवरीथिंग इन, जहां वंस लिखा हुआ है ना वहां लिख देगा हिज लाइफ, हिज का यूज यहाँ पे गलत होगा। या फिर यहाँ पे वंस लिखा हुआ है तो चलो वहां तक सही हुआ, तब एरर में क्या करेगा, तब एरर में जहां पे ये वन सेल्फ लिखा हुआ है वहां पे आपको हिम सेल्फ लिख देगा, तो यहाँ हिम सेल्फ का यूज गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए, वन सेल्फ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन का यूज जहां भी होगा वहां ध्यान रखेंगे, हिज हिम हिमसेल्फ नहीं होगा, वहां पे वन बनेगा ऑब्जेक्ट, वन ही रहेगा सब्जेक्ट, उसका पोसेसिव केस होगा वंस, ओ एन ई में एपोस्ट्रोफी एस, और रिफ्लेक्सिव होगा वन सेल्फ, हिम सेल्फ वहां पे यूज हम नहीं करेंगे। फिर अगला पॉइंट कहता है क्या, कि जब भी कोई जिरंड होगा, जिरंड क्या होता है, बेसिक्स में जाइए तो वर्ब मैंने बताया है, बेसिक्स में ही वर्ब पूरा डिटेल में बताया हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। बेसिक्स का लगभग 6 या 7 वीडियो होगा मेरे हिसाब से, तो वही 7वां 6ठा वीडियो में आप जब देखोगे जहां पे बताया हुआ है आपके लिए वर्ब का डिटेल कि जिरंड क्या होता है। वर्ब में एक वर्ब का नाम माने मेन वर्ब का एक लक्षण होता है फाइनाइट, एक लक्षण होता है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है, जो असल में मेन वर्ब के कानून को फॉलो करता है। मेन वर्ब का कानून क्या हुआ, मेन वर्ब का कानून है कि सब्जेक्ट बदलोगे तो हम बदल जाएंगे, टेंस बदलोगे तो हम बदल जाएंगे, तो उसको कहते हैं ये जो मेन वर्ब है ये ओरिजिनल है, ये फाइनाइट नेचर का, ओरिजिनल मेन वर्ब जो है उसको फाइनाइट नेचर का मेन वर्ब कहते हैं। और जो इनफाइनाइट नेचर का है वो हठ धर्म में होता है, कहता है तुम कुछ बदल दो हम नहीं बदलेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो वो होता है नॉन फाइनाइट नेचर का। उसका यूज किसके साथ होता है, किस रूप में होता है, तो नॉन फाइनाइट जो होता है उसका 3 रूप रहता है, एक को कहता है इन्फिनेटिव, दूसरा को जिरंड, तीसरा को पार्टिसिपल, सारा बेसिक में बताया हुआ है। तो जिरंड कहते किसको है, आपको लगेगा क्या, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ पे मीटिंग लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि वर्ब में आईएनजी लगा के लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ब नहीं रह के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको, उसको जिरंड कहते हैं। जैसे कहोगे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ स्विमिंग तैरना काम भले है लेकिन है क्या, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसको हम स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज अगर सेंटेंस लिखें तो वहां स्विमिंग हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में किसका लक्षण रहता है, नाउन का, प्रोनाउन का, कहा कि पूरे ग्रामर में नाउन प्रोनाउन का ही ठेकेदारी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी शब्द लिखा हुआ मिले आपको बोले कि इसमें किसका लक्षण होगा, तो उसमें चाहे नाउन का चाहे प्रोनाउन का। अब स्विमिंग क्या है, तो एक क्रिया का नाम है तो नाउन हो गया। तो अगर सेंटेंस लिखते हैं आप स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां स्विमिंग वर्ब नहीं सब्जेक्ट है, तो नाउन का लक्षण आ गया इसमें, है ना। अब क्या है, देखने में लगे वर्ब आईएनजी लगा हुआ V4 फॉर्म, काम करे ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का, माने लक्षण उसमें आ जाए नाउन का, नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो नाउन का लक्षण अगर उसमें आ जाए तो वैसा वर्ब को कहते हैं जिरंड, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कहीं भी जिरंड का आप प्रयोग करते हैं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि उससे पहले अगर आएगा पोसेसिव केस बनाने का, वो किसी के साथ जोड़ के तब पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज कीजिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव माने क्या हुआ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, और चाहे किसी भी नाउन या प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा तो वो बन जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग टू मी लाइक दिस, योर लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, नहीं सुने होंगे सेंटेंस ऐसा जनरली, क्योंकि इन पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, और एग्जाम्पल में देता है, क्वेश्चन में देता है, हम फंस जाते हैं। लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग टू मी लाइक दिस, मतलब मुझे
तुम्हारा इस तरह से हमसे बात करना पसंद नहीं है, माने तुम जिस तरह से हमसे बात कर रहे हो ये मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे मेरे से बात करने का जो तुम्हारा तरीका है वो मुझे पसंद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग। ये जो टॉकिंग है, बात करने का तरीका, वो किसका, तुम्हारा, तो इसके आगे योर लिखेंगे, यू नहीं लिखेंगे। वैसे ही सी डज नॉट लाइक योर मीटिंग सुनीता, योर के जगह पर उसका लिखना होता तो हिज लिखते, हर लिखते, देयर लिखते, माने यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, किसी और चीज का यूज नहीं होगा। जैसे कहेगा उसे मेरा जोर से बोलना पसंद नहीं है, तो कहेंगे ही डज नॉट लाइक माई, MY, माई स्पीकिंग लाउडली। कहेंगे मुझे आपका तेजी से चलना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक योर वॉकिंग फास्ट, योर वॉकिंग फास्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग को राम का लेट आना, देर से आना, हम सब लोग को राम का देर से आना पसंद नहीं है, हम सब लोग को दिक्कत होता है लेकिन वो बार बार लेट आता है, तो हम कहेंगे वी डू नॉट लाइक राम्स कमिंग लेट। क्लियर है, समझ में आ गई बात को, बात समझ में आ गई आपको। तो हम क्या करेंगे कि किसी का बोलना, किसी का चलना, किसी का टहलना, किसी का खाना, किसी का तौर तरीका, अब उसको वर्ब को जो है जेरेंड बना के लिख दे, वर्ब में ING बना के लिख दे, तो उसके आगे हम पोसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, कोई और दूसरा कुछ नहीं लगाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात, है ना। तो अगला वीडियो है वो लास्ट वीडियो रहेगा, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स वाला रहेगा, उसमें मैं बताऊंगा हु, हुज, हुम, जो WH में रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनका यूज, पूरा वीडियो रिलेटिव प्रोनाउन से ही रहेगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज थोड़ा बड़ा सेक्शन है, तो लगभग 20-25 मिनट्स वो अकेले खाएगा, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का पूरा यूज, हु कहाँ आएगा, हुम कहाँ आएगा, हुज कहाँ आएगा, क्या क्या कंडीशंस है वो सब लिखेंगे, और जो बचे हुए 1-2 पॉइंट्स रहेंगे प्रोनाउन के यूजेज से लेके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स वो रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगला वीडियो प्रोनाउन के यूजेज से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद फिर प्रोनाउन का आपका, जैसे नाउन में 300 क्वेश्चंस, जो नहीं देखे हैं, जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं या और वीडियोज को देखे हैं, नाउन वाले नहीं देखे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, नाउन का जो आखिरी वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइएगा इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर में, और उसमें देखिएगा चैप्टर 2 में है नाउन, उसका जो लास्ट वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, और मेरा उस वहाँ पे YouTube चैनल पे टेलीग्राम का भी लिंक है, उसमें आप सर्च कीजिएगा नाउन का 300 क्वेश्चंस विथ डिटेल एक्सप्लेनेशंस एंड आंसर्स, उसमें दिया हुआ है, तो उसको आप प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन का भी जो कल लास्ट वीडियो जाएगा उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोनाउन का 300 क्वेश्चंस और डिटेल एक्सप्लेनेशन और आंसर के साथ दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी प्रोत्साहित कीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।